नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और यहां पर भाजपा के अपने ही सांसद ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया है। और इतना ही नहीं, बंगाल में भी भाजपा के अध्यक्ष का विरोध भाजपा के अपने ही सांसद द्वारा किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति शासन की मांग की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए सपा यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हटकर जब दूसरे कामों में उलझती रहती है तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में अपहरण का 14 वर्षीय बलराम गुप्ता अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए। सपा की मांग है कि सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए देने चाहिए। कानपुर में संजीत यादव मामले में भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अब तक कानपुर में संजीत यादव का शव बरामद नहीं कर सकी है। यह भाजपा सरकार के लिए कम शर्मनाक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में खटपट, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज, बंगाल अध्यक्ष के भी विरोध में बोले सांसद। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां जारी है। जहां पहले इसी उठापटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहीं मौजूदा समय में अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अंतर्विरोध की यह कहानी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल में भाजपा में भी अलग अलग नेताओं के प्रति विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वहीं सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का है, जिन्हें फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य के अपने विधायकों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में करीब 100 भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया था। इन विधायकों का आरोप था कि यूपी में प्रशासन को ही सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। विधायकों ने यह भी कहा था कि अधिकारी आमतौर पर उनकी सुनते नहीं और न ही उनके दिए सुझावों के आधार पर कोई काम करते हैं। इसे लेकर सीएम योगी के खिलाफ लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की थी। इसके बाद कोरोना काल के बीच में ही सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ की फोन कॉल में हुई एक कथित बातचीत लीक हुई थी। इसमें राठौड़ यह कहते पाए गए थे कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता और किसी व्यक्ति का काम तभी हो सकता है जब वह पंडित या राजपूत हो। उनके इस बातचीत के वायरल होने के बाद यह साफ था कि उत्तर प्रदेश भाजपा में पार्टी विधायकों में ही नेतृत्व के प्रति रोष है। इसके अलावा 27 अप्रैल को राज्य के विधायकों की सीएम से तल्खी तब और साफ हो गई जब अलीगढ़ से भाजपा विधायक दलवीर सिंह ने सीएम की जगह सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लिए बड़ी खबर, 89 जजों का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 89 जजों का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने इसे स्थानांतरित कर दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार हाईकोर्ट के महानिदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि परिवार न्यायालय के मोटर कोर्ट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सहित 89 न्यायाधीशों के निर्णय की सिफारिश की गई है। स्थानांतरण के लिए सिफारिशों की सूची में कालीचरण द्वितीय मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय संभल से चंदौसी, हरिकेश कुमार एडीजे बुलंदशहर से मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय बुलंदशहर, लालता प्रसाद द्वितीय से एडीजे आजमगढ़ मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय आजमगढ़, अविनाश सक्सेना एडीजे लखनऊ से मुख्य न्यायाधीश परिवार शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून ने लिया रौद्र रूप, इन इलाकों में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, होगा भारी से बहुत भारी बारिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर बिहार और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज से बहुत तेज और कहीं कहीं अतिवृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तरी असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश,
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर झारखंड, उत्तर पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके, उत्तर ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेजी गति के साथ हवा चल सकती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, कोमोरिन क्षेत्र और केरल कर्नाटक तट और लक्षद्वीप मालदीव क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ हवा चल सकती है और मौसम के प्रतिकूल रहने का अनुमान है। इसलिए मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में उद्यम नहीं करने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से, सिक्किम, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर तथा बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई स्थानों पर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती हिस्से, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तथा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई या फिर गरज के साथ छींटे पड़े। लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 44 साल बाद उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए इन शब्दों को हटाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1976 में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। याचिका में दलील दी गई है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म राजनीतिक विचार है, इन्हें नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता। जनहित याचिका में कहा गया है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होने पर सहमति की अनिवार्य शर्त रखी गई है। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A(5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ना तो सेकुलर होने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही किसी राजनीतिक दल को सोशलिज्म का विचार मानने के लिए। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जोड़ा गया प्रावधान संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को लेकर हुई बहस और विरोध का जिक्र भी किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान सभा के एक मुख्य सदस्य के टी शाह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने के पक्ष में थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसे लेकर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई। टी शाह ने 3 मौकों पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनावश्यक करार दिया था और कहा था कि कोई व्यक्ति सेकुलर रहना चाहता है या नहीं, इसका फैसला उसे करने देना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा था कि इसे प्रस्तावना में शामिल किया जाना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला और एक समाज सेवी प्रवीष कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2A के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाए जाने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बिछाई रणनीतिक बिसात, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, राजस्थान को सत्ता संघर्ष को लेकर कांग्रेस चौतरफा संघर्ष से घिर गई है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है और रणनीति का संचालन स्वयं सोनिया गांधी कर रही हैं। भाजपा, बसपा, राज्यपाल और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी ने अलग अलग टीम तैनात की है। कानूनी मसलों से निपटने की जिम्मेदारी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार और विवेक तनखा को सौंपी गई है। राज्यपाल से निपटने की रणनीति बनाने का काम पूर्व गृह मंत्री और कानून विशेषज्ञ पी चिदम्बरम देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा जिस तरह गहलोत सरकार के सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब चिदम्बरम की सलाह से तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा और बसपा से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर निपटना चाहती है, जिसके लिए अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, अजय माकन, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला को सोनिया ने मैदान में उतार दिया है। पार्टी सूत्रों अहमद पटेल इस मामले पर
जहां दूसरे दलों से चर्चा कर रहे हैं, तो सुरजेवाला माकन पार्टी प्रवक्ताओं को साथ लेकर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखने के प्रयास में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस अमित शाह मोदी की जोड़ी को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अरुणाचल, गोवा और मध्य प्रदेश के खेल की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं होने देगी, चाहे उसे कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या मायावती का राजनीतिक एजेंडा हो रहा है शिफ्ट? सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष पर बोल रही हमला। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती का एक छोटा सा बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती दलितों के कल्याण का मुद्दा उठाकर फिलहाल कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। लोगों को रोहित वेमुला केस याद होगा, कैसे मायावती ने रोहित वेमुला की आत्महत्या पर केंद्र सरकार को इस तरह घेरा था कि सफाई में तत्कालीन मादन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कहना पड़ा था, अगर मायावती जी मेरे जवाब में संतुष्ट नहीं होती हैं तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगी। लेकिन अब वही मायावती हैं जो सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना से ज्यादा विपक्षी दलों पर हमला बोल रही हैं। उनके निशाने पर खास तौर से कांग्रेस पार्टी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 3 मेट्रो से लेकर होटल खोलने तक की तैयारी में दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, राजधानी में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अनलॉक 3 में कई सारे बंद पड़े व्यापार और मेट्रो को खुलवाने की तैयारी में। दिल्ली में मेट्रो, होटल, जिम आदि अभी बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 महीने खोलने की अनुमति नहीं दी थी, मगर दिल्ली सरकार अब अनलॉक 3 में सब कुछ खोलने को तैयार है। सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के कदम का इंतजार कर रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली 1.5 महीने में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या में दूसरे से 10वें नंबर पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी छीन ली, पूंजी हड़प ली, बीमारी भी नहीं रोक पाए, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि नौकरी छीन ली और बीमारी रोक नहीं पाए, मगर वो शानदार सपने दिखाते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। राहुल ने उस खबर का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें कोरोना संकट की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने भविष्य निधि पीएफ में कुल 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों को अपने पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस निकालने की सुविधा दी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक करीब 80 लाख सब्सक्राइबर्स ने ईपीएफओ से 30,000 करोड़ का फंड निकाल लिया है। ईपीएफओ करीब 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 6 करोड़ है। इससे पहले आज ही एक और ट्वीट के जरिए भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि वह बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन नहीं चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंप्यूटर बाबा जमकर बरसे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायकों को कहा गद्दार, वोट न देने की अपील। जी हां दोस्तों, पासवर्ड की तरह पार्टी और विचारधारा बदलने वालों पर कंप्यूटर बाबा जमकर बरसे, उन्हें लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दी। सोमवार को वे 50 से अधिक संतों के साथ उज्जैन में मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त का शिवराज सरकार पर निशाना साधा और भाजपा पर मध्य प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में सत्ता और चीरहरण करने में लगी है। उन्होंने कहा कि संतों के साथ मिलकर प्रदेश भर में भ्रमण करेंगे और उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा के उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील करेंगे, क्योंकि भाजपा जिन लोगों को खड़ा करेगी उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है। कंप्यूटर बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों संगठन संतों का इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तब वे संतों का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इसका ताजा उदाहरण राम मंदिर है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया से संतों को दूर रखा जा रहा है। उन्होंने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया और कहा जब चतुर्मास में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा तो फिर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है, संत धर्म के साथ है। जो दल संविधान तोड़ेगा संत समाज उसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण देश और प्रदेश में कोरोना फैल रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की सफाई, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ नहीं लेकिन कोरोना को लेकर चिंतित। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने गठबंधन सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपनाए गए रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह के लिए अयोध्या में बड़ी भीड़ इकट्ठा होने का यह सही समय नहीं है। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भूमि पूजन का समारोह कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सभा से वायरस फैलने की आशंका बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या मैं शामिल होने जा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा मुझे खेद है, मैं इसमें शामिल नहीं होने जा रहा हूं। मैं समारोह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस है और इसलिए मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने किया ऐलान, पश्चिम बंगाल में ईद के दिन नहीं रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मुसलमानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने बकरीद के मौके पर तालाबंदी को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही हमने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का विस्तार करने का भी फैसला किया है। 31 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन तालाबंदी होगी। दरअसल मुसलमानों का खास त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुस्लिम समुदाय इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिमों को इस त्योहार के मद्देनजर ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 1 अगस्त को तालाबंदी हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला लिया है। यह निर्णय लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए है। सप्ताह में 2 दिन 31 अगस्त तक पश्चिम बंगाल में तालाबंदी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहने को क्यों मजबूर है बीजेपी? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा तक ने साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। देश भर में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने वाली बीजेपी आखिर बिहार में क्यों आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है? बीजेपी की ऐसी मजबूरी है कि वह बिहार में नीतीश कुमार से सामने छोटे भाई की भूमिका में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह कहते हैं कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रही है। इसकी कई वजह है। बिहार में लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद बीजेपी राज्य के पिछड़े वर्ग में खासकर अति पिछड़ा समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है। इसी वजह से वह बिहार में नीतीश कुमार पर आश्रित है। बिहार में खास तौर पर अति पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है और उनकी आबादी भी अधिक है। वह कहते हैं कि बिहार में सामाजिक आंदोलनों की लंबी परंपरा रही है और खासकर लालू प्रसाद यादव के समय में राज्य के पिछड़े और दलितों ने मिलकर कई सामाजिक बंधनों को तोड़ा है, तो वे उस परंपरा को आज भी फॉलो करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस से खफा भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, पुलिस बिकवा रही शराब, लॉकडाउन में शराब बिक्री की भी आलोचना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब के धंधे को फलने फूलने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेवती इलाके में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री जोर शोर से जारी है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि पुलिस का रवैया सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश है। भाजपा विधायक ने योगी सरकार के उस फैसले की भी खुलकर आलोचना की जिसमें शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, सरकार राजस्व संग्रह का कोई अन्य तरीका भी निकाल सकती थी, लेकिन शराब की बिक्री समाज के लिए सही नहीं है, इससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस संबंध में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह कानून व्यवस्था ठीक करे, जनता परेशान है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, आपराधिक घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने सीएम को लिखा कि कानपुर, गोंडा व गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। मेरी इस परिवार से बात हुई। गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी करीब 1 महीने से लापता है। परिवार को अपहरण की आशंका है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिला था। परिजन परेशान है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि विक्रम त्यागी के परिजनों की मदद करे, साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करे।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।